लर्निंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर सब आप सभी का स्वागत है। रिवीजन करने की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। आज हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। मुगल शासकों को मुगल शासकों को मुगल शासकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक अर्ली मुगल्स और एक लेटर मुगल्स, मतलब पूर्ववर्ती मुगल शासक और उत्तरवर्ती मुगल शासक। कितना कठिन है हिंदी में पढ़ना, देखो। पूर्ववर्ती मुगल शासक, और इंग्लिश में कितने आसानी से पढ़ लेते हैं, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स। भाषा का बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, तो पूर्ववर्ती मुगल शासक और उत्तरवर्ती मुगल शासक। आज हम लेटर मुगल्स यानी उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे केवल। देखा जाए तो पूर्ववर्ती मुगल शासक, अर्ली मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मध्यकाल का भाग है। मध्यकाल के अंत में अर्ली मुगल्स को पढ़ा जाता है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर वगैरह बादशाहों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम, क्योंकि हम आधुनिक भारत से शुरुआत किए हैं, हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे वीडियो में उसके 18वीं शताब्दी के हम 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, क्या चल रहा था, उस स्थिति से परिचित हुए थे। और आज हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो में आपको उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो और a warm welcome to all of you in the revision classes of learning with tips and tricks with Abhishek 2.0. So today I am going to discuss about the later Mughal emperors and Mughals. Mughal emperors can be divided into two parts. First is early Mughals and second are later Mughals. And early Mughals are most important for the examination point of view, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुगल शासक, ठीक। अच्छा, पहले एक बार हम जल्दी जल्दी मुगल बादशाहों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से मुगल बादशाह हैं। पूर्ववर्ती मुगल शासक, मतलब मुगलों की शुरुआत कहाँ से होती है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, सबको पता है। नहीं पता तो फिर से अपन जान लेते हैं। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पुत्र, उसका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये हैं पूर्ववर्ती मुगल शासक, अर्ली मुगल्स, ठीक है। इनको हमें पढ़ना है मध्यकाल में। मैं मध्यकाल में आपको इनके बारे में बताऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों की। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, या बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबर, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और इसको ही शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आगे आएगा शाह आलम सेकंड। तो हमको पता करना होगा कि शाह आलम फर्स्ट कौन है। तो शाह आलम फर्स्ट और कोई नहीं, बहादुर शाह फर्स्ट है। उसके बाद जहांदार शाह आता है, ठीक है। जहांदार शाह है, जिसे लंपट मूर के नाम से जाना जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको लंपट मूर के नाम से जाना जा रहा है। देन मोहम्मद फरुखसियर, जिसे घृणितकार के नाम से जाना जा रहा है।
मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, 3,000 रानियां थी इसकी, 3,000, 3K क्वींस। ही हैज 3,000 क्वींस। ठीक, उसके बाद अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। जफर, जफर के नाम से कविताएं लिखता था। ही इज अ पोइट, ही वॉज अ पोइट, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया एक बार शॉर्ट में पूरे मुगल बादशाहों के नाम। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मुगल शासकों के बारे में, मतलब इनके बारे में। एक एक करके सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन सा मुगल बादशाह ने क्या किया, और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है। हम्म सबसे पहले है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल होता है 1707 से, या शासन काल होता है 1707 से 1712 तक। पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया है, मतलब 5 साल लगभग। ठीक है। इन्हें खफी खां ने कहा है शाह ए बेखबर, और इन्हीं को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मैंने पहले ही बताया। शाह ए बेखबर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम होता है मुअज्जम, इंग्लिश में कहते हैं, हिज रियल नेम वाज मुजाम, मुशाम। ठीक। ये औरंगजेब, औरंगजेब एक बहुत बड़ा शासक रहता है, मुगल बादशाह। उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो मुजाम रहता है, मुअज्जम, वो गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक। सो, और अच्छा, बहादुर शाह प्रथम अच्छा शासक रहता है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छे काम ज्यादा। देखो यहाँ पर जितने भी उत्तरवर्ती मुगल काल हैं, इनमें से सबने किसी ने भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है, केवल नाम जानना इनका जरूरी है। नाम, और एक दो का अपन को सन देखना है कि किसके क्या सन रहे, जिसका मतलब जिसका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा उसका आपको सन याद करा दिया जाएगा। और बाकी किसी भी मुगल बादशाह में, जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके नाम हमें आगे मिलेंगे। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी शॉर्ट में जान लेते हैं। ठीक है, तो सीधा है कि नाम, और कब से कब तक शासन किया, और उसके उनके बारे में मुश्किल से एक या दो ही मतलब जानने वाली चीजें होती है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको हम पता कर लेंगे और याद कर लेंगे बस। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने अपनी माता दिलरास है, दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा बनवाते हैं ये। ठीक है, और बस, और ये है कि इनके समय में शिवाजी के पुत्र साहू को कैसे रिहा कर दिया जाता है। ये आगे जब हम मराठा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि साहू कौन रहता है और फिर इसको क्यों रिहा किया जाता है। अभी केवल सुन लीजिए कि साहू को कैसे रिहा कर दिया जाता है, नहीं भी सुनना तो इसको छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं। हम केवल एक पॉइंट याद करेंगे कि इन्होंने अपनी माता दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया है। ठीक है। So, Bahadur Shah first came to the throne after the death of his father Aurangzeb, and his real name was Muzam. He built the famous Bibi Ka Maqbara, या Bibi's Comb, at Aurangabad in the memory of his grandmother Dilras Bano Begum. अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें फैक्ट मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कि ये गलत है। अगर वो सुधारने लायक होगा तो मैं उसे करेक्शन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं जहांदार शाह की ओर। जस्ट मिनट। इसके बाद आगे आते हैं जहांदार शाह। ठीक है, इनका शासनकाल इनका शासनकाल केवल कुछ महीनों का ही है, 1712 1713।
एक साल लिखा है लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ महीनों का ही है। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है उसके पीछे अपन कारण देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का एक पुत्र रहता है, अजीम उस्सान। ये उसका पुत्र रहता है, ये बहादुर शाह प्रथम का पुत्र नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट द सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, बट ही इज द सन ऑफ अजीम उस्सान। अजीम उस्सान वॉज द सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है। ये बात जानने लायक ये है कि इसके शासन काल में एक लाल कुंवर नाम की वेश्या रहती है, उसका प्रशासन में बहुत दखल रहता है। यही कारण है कि इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपनी कुछ गलतियों के कारण, कुछ मूर्खता के कारण पूरा प्रशासन गंवा देता है ये। असल में यह जो एक भोग विलासी प्रवृत्ति का रहता है, ठीक है, इसका दरबार हमेशा नृत्यों से, भोग विलास की चीज़ों से रचा हुआ रहता है। ये खुद हमेशा एक लाल कुंवर नाम की वेश्या के साथ भोग विलास में लगा रहता है। ठीक है। और इसके जितने भी दरबारी रहते हैं उसमें जो लाल कुंवर के जो रिश्तेदार होते हैं सबको ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर देता है। इसी बात को लेकर आगे जाके इसका जो भतीजा रहता है फर्रुखशियर, जो इसके बाद मुगल बादशाह बनने वाला है, वो विद्रोह कर देता है। और इसके विद्रोह के विरोध में इसका कोई साथ भी नहीं देता है। फिर ये फर्रुखसियर से इसकी लड़ाई हो जाती है, युद्ध होता है, और फर्रुखसियर के डर से ये भाग जाता है आगरा से दिल्ली। वहाँ के वजीर असद खां से मदद मांगता है, मगर असद खां इसको मना कर देता है, और असद खां खुद जहांदार शाह को पकड़ के फर्रुखसियर के सामने पेश कर देता है, बाद में इसको मार दिया जाता है। तो मतलब एक वेश्या के कारण, एक डांसिंग गर्ल के कारण, एक प्रोस्टिट्यूट के कारण ये अपनी सत्ता गंवा देता है। हाँ, इसने, अब इसको हम क्यों याद रखते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि इसने पूरे शासन में कुछ नहीं किया, एक छोटा सा काम कर दिया जिससे इसे याद रखा जा रहा है। काम ये है कि भाई साहब जजिया कर को समाप्त कर गए, और बस एक काम ऐसा कर गए कि इतिहास में अमर हो गए। जजिया कर को समाप्त कर देते हैं ये। ठीक, आगे बात करते हैं। हाँ, और ये राजपूत शासक आमेर के जो शासक रहते हैं जय सिंह, उनको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दे के जाते हैं। ये कुछ इनके एक दो काम है, मेन इनका यही काम है कि इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये बात इनकी रिमार्केबल है, ये बात इनको याद करने लायक है। ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर बहादुर शाह फर्स्ट, हिज सन्स सन, मतलब अजीम उस्सान सन जहादर शाह come to the throne, and Jahandar Shah led a frivolous life. ठीक, and his court was often enlivened by dancing and entertainment, full of entertainment. And he chosen a favorite wife, Lal Kumar, who was a mere dancing girl और prostitute. इसके बाद, अच्छा हाँ, जजिया कर, एंड जहादा शाह एबोलिश्ड जजिया कर या जजिया टैक्स इन 1713। तो 1713 में ये जजिया कर समाप्त कर देता है। एंड ही गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई टू द राजपूत रूलर जय सिंह। इतनी ही बात इसके बारे में जाननी है। मुख्य रूप से ये बात जाननी है कि ये जजिया कर को समाप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजा बनते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना था। ये इसका जो, इनके जो ये दूसरे नाम है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी याद करना जरूरी है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फर्रुखशियर,
1713 तक शासन करते हैं। तो सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बनने वाला पहला शासक यही है। सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बनने वाला यह पहला शासक रहता है। ठीक है। सो फर्स्ट मुगल एम्परर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सैयद ब्रदर। सैयद बंधु दो रहते हैं, सैयद बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। यहाँ से जो राजा बनेंगे, जितने भी राजा बनेंगे, उनको सैयद बंधु बनाएंगे, सैयद ब्रदर्स, इसलिए उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है। असल में जितने भी ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, मुगल बादशाह हैं, इनमें सबसे ज़्यादा निकम्मा और बेवकूफ़ शासक ये फर्रुखसियत ही है। ये समझ लीजिए कि सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनता है और उनके ही खिलाफ ये बाकी जाके साजिशें करने लगता है। जब इस बात का पता सैयद बंधुओं को चलता है तो वो फिर छोड़ने वाले थोड़ी ना है। ठीक है। वो दरबार में इसके आना बंद कर देते हैं। फिर डर के मारे जब इसे पता चलता है कि सैयद बंधु इससे नाराज हो गए हैं, तो ये जाता है उनके पैर पड़ता है कि भैया माफ कर दो। फिर वो बोलते हैं ठीक है, आ तो जाते हैं वापस, लेकिन मन में सोच लेते हैं कि इसको सबक सिखाना है। फिर आगे जाकर ये सैयद बंधु पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब सारे फैसले सैयद बंधु ही करते हैं, फर्रुखसियत केवल एक पपेट बन जाता है, कठपुतली। फिर आगे जाकर इसकी लड़ाई हो जाती है सैयद बंधुओं से, और सैयद बंधु इसको हरा देते हैं, मार देते हैं, सीधी बात है। और फिर आगे जाके मोहम्मद शाह रंगीला को फिर ये शासक बनाते हैं, नया नया बादशाह बना देते हैं। ठीक। काम क्या किया? तो फर्रुखसियत जाना जाता है इतिहास में केवल एक काम के लिए। जैसे मतलब यहाँ से एक एक काम ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा किसी का काम नहीं रहता। फर्रुखसियत जाना जाता है दस्तक जारी करने के लिए। ठीक। फर्रुखसियत इन द ईयर 1717 gave the permission to the Britishers to do free trade। मीन्स कि काम केवल एक किया और इतिहास में अमर हो गया। काम किया सबसे गलत, इसने तो सबसे मतलब भारत को गुलाम करने का श्रेय इसको दिया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो फर्रुखसियत ने क्या किया? दस्तक जारी किया, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, जिसे महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। और इसे इसे ब्रिटिश का भारत में व्यापार की दृष्टि से मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस पत्रक को। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि अब आप ब्रिटिशर्स भारत में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते थे। बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, ये जारी करता क्यों ये दस्तक, या ये जो महाधिकार जो पत्र ये दे रहा है, उसके पीछे कारण ये रहता है कि जॉन सुरेमन के नेतृत्व में एक दल आता है फर्रुखसियत के दरबार में। और उस समय ये भाई साहब फर्रुखसियत एक गंभीर फोड़े से ग्रसित रहते। तो उस दल का एक डॉक्टर डॉक्टर हैमिल्टन इस फोड़े का सफलतापूर्वक इलाज कर देता है। बस राजा हैं खुश हो गए, बादशाह हैं खुश हो गए, और इनाम में दे दिया ठीक है आज से आप लोग मुक्त व्यापार करेंगे, दिस फ्री ट्रेड। बस ये फ्री ट्रेड शुरू होगा और फिर भारत के गुलाम होते तक सब चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह उसका नाम है मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ये या जानते हैं। ठीक है। शासनकाल इसका याद करेंगे, 1719 से 1748, 1719 टू 1748। ठीक। इसके समय में हुआ क्या? तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, एकमात्र महत्वपूर्ण घटना है, एकमात्र घटना याद करनी है, वो है 1739 को ईरान के नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसमें करनाल के युद्ध में ये हार जाता है। और जब ये हार गया तो इसके पास से मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस, पिकॉक थ्रोन, ये अपने यहाँ से ले जाता है, नादिर शाह ले जाता है। असल में कोहिनूर हीरा ऐसे ले जाता है क्योंकि जो ये तख्ते ताउस रहता है, ये तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन,
इसके ऊपर में लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। तो जाहिर सी बात है, जब सिंहासन जाएगा तो साथ में उसका कोहिनूर हीरा भी चला जाएगा। इस प्रकार से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह अपने साथ ले जाता है 1739 के इस युद्ध के बाद। ठीक है। सो मोहम्मद शाह और इज ऑल्सो नोन एज रंगीला बादशाह, ठीक है, was defeated by Nadir Shah of Iran at the Battle of Karnal in the year 1739 and took away the Shah Jahan's famous peacock throne और तख्त ताउस एंड कोहिनूर डायमंड। ठीक। हम्म। हाँ, इसके शासनकाल में एक ये घटना ये होती है कि बहुत सारे राज्य अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना प्रारंभ कर देते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में चिनकिलिज खान रहता है, निज़ाम उल मुल्क, उसका नाम आसफ जाह है, वो अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। अवध का सादत खां, बंगाल का अलीवर्दी खां, कर्नाटक का सादितुल्ला खां, ये सब लोग अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर देंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बाद। इसकी ये डेट हम याद रखेंगे 1719 से 1748 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनता है अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल शासनकाल रहेगा 1748 से 1754 तक। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा याद करना, केवल इसके समय में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं लगातार, इसके समय में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका जो शासनकाल है, इसका जो रेन है, वह केवल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए जाना जाता है। मतलब इसने खुद कुछ नहीं किया, इसका नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली आकर इसके पास आक्रमण करता है। ठीक है, याद रखना कैसे आसान है। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक या लॉजिक, या एक प्रकार से क्या कहें कि अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है। ये अगर हमने अभी आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया इस तरह से कि ऐसे याद रख लो, तो याद हो जाएगा, एग्जाम में सही आंसर लगेगा। अगर यही चीज नहीं बताते, चार ऑप्शन दिए होते, फर्रुखसिया नादिर, नादिर मतलब अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण कब हुआ, फर्रुखसिया के समय में, मोहम्मद साहब प्रथम के में, अहमद साहब अब्दाली में, आलमगीर में, तो अपन शायद आंसर नहीं लगा पाते। लेकिन अपन ने इसे मतलब राइमिंग से याद कर लिया, लॉजिक लगा लिया कि अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, तो अब हमें याद भी रखना आसान है और आंसर भी सही लगेगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का जो शासनकाल है वो है 1754 से 1759 तक। ठीक है, अब इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, केवल इनका नाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। मैंने आप शायद पहले वीडियो में बताया था, पहले, हाँ पहले वीडियो में ही बताया था कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 को, जहाँ से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत के बारे में बताया था। तो इसके समय में प्लासी का युद्ध होता है। ड्यूरिंग हिस पीरियड बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन 1757। इतना ही जानना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का जो टाइम पीरियड वो याद रखना है। एक हमने याद किया है मोहम्मद शाह रंगीला का, मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से 48, और एक हमें याद रखना है इसका शाह आलम सेकंड का, वो है 1759 से 1806। ये इंपॉर्टेंट है दो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शासन किया अपेक्षाकृत सबसे, पेन, इसीलिए याद रख रहे हैं। और इसका शासनकाल में भी किया कुछ नहीं, केवल युद्ध हो गया इसलिए जाना जा रहा है। ड्यूरिंग हिज पीरियड द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन 1764। अब देखिए, ऐसा नहीं है, इसने बेचारे ने लगभग 30-40 साल शासन किया,
तो किया कुछ नहीं होगा, किया तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कि हम इसको याद रखें। हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं, वही जान रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सब कुछ याद नहीं रखना है, ना ही याद करने की कोशिश करना है। ज़्यादा दिमाग में लोड डालेंगे तो चीज़ें भूलेंगी, इसलिए हम केवल मेन मेन चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बादशाह बनता है अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल भी हम याद करेंगे, 1806 से 37, 1806 से 37 तक। ठीक है। अंग्रेजों के संरक्षण बनने वाला पहला मुगल बादशाह है ये पहला ऐसा बादशाह रहता है जो सहायक, जो अंग्रेजों के रूप में जो पेंशन मिल रही है उसको लेने को तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट मुगल एम्परर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश इसे पेंशन देंगे, सहायक संधि। ये बोलता है ठीक है मैं मानने को तैयार हूँ, तुम मुझे पेंशन देते ना, मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी पूरा पैसा उगाएंगे अंग्रेज, इसको कुछ पैसे दे दिया करेंगे। ठीक। इसने क्या किया, ये कुछ नहीं करता है। अब जब पेंशन फिर कम मिलने लगती है तो राजा राम मोहन राय, सॉरी, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। वो बोलता है जाके अंग्रेजों से बात करो, ब्रिटेन में जाकर। फिर राम मोहन राय वहाँ जाते हैं अंग्रेजों से बात करने, और वहीं पर इनकी ब्रिस्टल नामक जगह में इनकी डेथ हो जाती है, वापस नहीं आ पाते ये, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इंक्रीज द पेंशन, ही सेंड राम मोहन राय टू ब्रिटेन बाय कन्फर द टाइटल ऑफ राजा। और भी कई घटनाएं हैं लेकिन फिलहाल अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि केवल शॉर्ट में जान रहे हैं, जैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके समय में होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, अपन आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। और लास्ट है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल हमें याद करना है, इसलिए क्योंकि 1857 की जो फेमस क्रांति है, सॉरी, 1857 रेवोल्यूशन, उसमें उसका ये नेतृत्व करता है। तो 1857 तक तो ये रहेगा ही, सॉरी 57 ही 58 है, 1858 कर लो क्योंकि 1858 तक रहता है ये। 1857 की तो क्रांति में भाग ही लेगा ये, 1837 से 1858 तक। ठीक है। हम्म। अंतिम मुगल बादशाह या आखिरी मुगल बादशाह रहता है, इसके बाद मुगल बादशाह खत्म, मतलब या इसके बाद से 1857 के बाद से मुगल बादशाह का कोई नाम नहीं है। दूसरा, ये 1857 क्रांति में भारत के सेना का नेतृत्व करता है, भारत का राजा कहलाता है। और इसे 1859 में पकड़ के फिर ये हुमायूं के मकबरा में पकड़ा जाता है दिल्ली के पास, और वहाँ पर इसको पकड़ के फिर जेल भेज दिया जाता है रंगून की, और आगे जाके 1862 में इसकी डेथ हो जाती है। सो द बहादुर शाह सेकंड और जफर was the last Mughal emperor. On 17th May 1857, Bahadur Shah was declared the independent emperor of India by the mutineers, and 1857 क्रांति के बाद ही वॉज सरेंडर्ड टू द हडसन, हडसन के सामने आत्मसमर्पण करता है। कहाँ, हुमायूं के टॉम्ब में, हुमायूं के मकबरा में दिल्ली के। एंड फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, एंड ही वाज डिपोर्टेड टू द रंगून इन दिसंबर, वेयर ही एक्सपायर्ड इन 1862। ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अ फेमस उर्दू पोएट, एंड जफ़र के नाम से ये अपनी रचनाएं लिखता है, इसलिए जफ़र इसके नाम के पीछे लगता है। ये हुआ एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट ओवरव्यू उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में। मैंने आपको दो तीन लोगों का कार्यकाल या शासनकाल याद रखने के लिए कहा है। पेन, एक मोहम्मद, पेन नहीं आया, आ गया। एक मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल हम याद रखेंगे, मैंने बताया था।
1719 से 48। ठीक है। और शाह आलम सेकंड का 1759 से 1806, ये वाला। और अकबर सेकंड। अब बहादुर शाह द्वितीय, मतलब जिनका शासनकाल थोड़ा बड़ा रहा है। बाकी ये आलमगीर शाह, अहमद शाह, ये सब एक एक दो दो साल के रहते हैं, 4 5 साल के, इनके ज़्यादा सन याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक मोटा मोटा आइडिया हो कि ये आया इसके बाद। हाँ, किसके बाद आया, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह पहले आया और कौन सा मुगल बादशाह बाद में आया। तो ये जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक क्रम में आपको पता होना चाहिए। सन का तो अंदाजा आगे पीछे थोड़ा बहुत चल जाता है। और और ये कि किसका कार्यकाल ज़्यादा रहा, किसका, जिसका शासनकाल ज़्यादा रहेगा, हम उसमें उसकी उसकी मतलब गतिविधियाँ ज़्यादा रहेंगी। तो इनकी जो क्रम है, या मुगल बादशाह के नाम है, जो क्रम है, उसको मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा समय और लगेगा, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। कि ये जो मुगल बादशाह हैं, ये बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब, इनके जो क्रम है वो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें जो पूर्ववर्ती मुगल बादशाह हैं, मतलब इसके पहले के, उनके नाम भी हमें आगे पढ़ना ही है, अभी देख लेंगे। बाबर, अकबर, खैर अगर आप लोगों में से तैयारी जो कर रहे हैं उनको तो ये सब पता ही होंगे नाम। नहीं कर रहे हैं उनको मैं फिर बता दूंगा। मैं उनको बता रहा हूँ आगे। पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर उसका पुत्र सलीम आया, है ना, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। सबसे पहले बताया था मैंने यहाँ पर, ये है शाहजहां। ठीक है। तो इनको क्रम से याद रखना जरूरी है। कई बार क्रम आगे पीछे होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शासनकाल तो हमने कुछ ही लोगों का याद किया है। बहादुर शाह प्रथम का पता है, 1707 से 1712, मतलब 5 साल तक भाई साहब शासन करते हैं ये। और बाबर बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह के मध्यकाल में पढ़ेंगे और वो याद हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी घटनाएं ऐसी ऐसी, जैसे बाबर 1526, हाँ 1526 में ही वो शासन करना शुरू करते हैं, तो फाउंडर हैं, तो वो डेट याद हो जाती है। 4 साल तक 4 युद्ध करते हैं, तो वो याद हो जाते हैं। उसका बाद हुमायूं आता है 1530 से 40। 55 में एक युद्ध होता है फेमस चौसा का युद्ध, तो 55 तक की डेट याद हो जाती है। फिर अकबर 56 से शुरू करते हैं। उसके पीछे भी काम है कि मतलब 56 57 58 59 60 क्या होता है, ये अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग इसके ऊपर प्रभाव रहता है, तो वो डेटें याद हो जाती है। वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि 1712 केवल बहादुर फर्स्ट के शासनकाल में याद रखना है। उसके बाद याद रखना था मोहम्मद शाह रंगीला का, 1719 से 48, लगभग 30 साल का शासनकाल है इसका। ठीक। देन उसके बाद मैंने आपसे कहा था ये सब 2 2 4 साल याद नहीं करना है। उसका शाह आलम सेकंड का याद करना है। अली गौहर, इसका नाम अली गौहर भी है। ठीक है, 1759 से 06, ये भी लगभग 30 साल शासन करता है। ये सब 30 30 साल के शासन करके चले गए। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड और अकबर द्वितीय, इनको भी हमें याद करना है। अकबर द्वितीय 1806 से 37, और 37 से 57, 1857 की क्रांति तक। ठीक है, इनका क्रम याद करते हैं। इनके क्रम याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई तो नहीं है, पढ़ी है। फेसबुक पे एक जगह पढ़ी हुई थी पोस्ट, तो मैंने उसमें पढ़ी थी इसको। इसकी ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। ठीक। अब इस ट्रिक को डिस्क्राइब करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि क्या है ये भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। हिंदी में देखना, भाजी, अपन भाजी खाते ना, सब्जी फॉर माँ साहब। असल में माँ साहब क्या है, माँ साहब मतलब मास्टर साहब। जो बुंदेलखंड एरिया है हमारा, यहाँ पर
मास्टर साहब जो पूरा होता है ना, मास्टर मास्टर साहब को शॉर्ट में माँ साहब कहा जाता है। ये माँ साहब मास्टर साहब का शॉर्ट फॉर्म है। माँ साहब, साहब नहीं साहब बोलते हैं, ठीक है। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ये बोलना भी आसान है, याद रखना भी आसान है, लेकिन इस ट्रिक से बहुत बड़ा काम बन जाएगा। कैसे? बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जी आई पूरा है जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, फिर ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर, अभी हमने पढ़ा जो बहादुर शाह, मतलब ये हो गए, ये सब हो गए उत्तर पूर्ववर्ती मुगल काल, ठीक है। बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, जे फॉर जहांदार शाह, फॉर से फर्रुखसियर, एम, एम फॉर मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला बादशाह। ए फॉर, ए फॉर है अहमद शाह, पहले अहमद शाह। याद रखना, जो आखिरी के चार है ना, इन सब में सेकंड लगा हुआ है ना। मतलब आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड, इन सब में सेकंड लगा, इसलिए अहमद शाह पहले आएंगे किसी भी सेकंड से, ठीक। जो पहला ए है वो है अहमद शाह के लिए। दूसरा ए है, अब यहाँ से दूसरा ए सब सेकंड शुरू हो जाएंगे, आलमगीर सेकंड, ठीक। एस फॉर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, ए, फिर ए फॉर अकबर द्वितीय, एंड लास्ट बी इज फॉर बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाजी सब, पेन कहाँ गया, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपको पूरे मुगल बादशाह को क्रम से याद करा देगी, ठीक है। अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है, तो इसमें दो लोगों में मतलब कंट्रोवर्सी रहती है, कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं। कुछ लोग अकबर का शासनकाल को सबसे बड़ा मानते हैं, कुछ लोग औरंगजेब के शासनकाल को सबसे बड़ा मानते हैं। पर अगर दोनों की बात आती है तो ऑप्शन में दोनों नहीं रहेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो मेरे हिसाब से आप औरंगजेब लगाएं, ठीक है। सबसे महान मुगल बादशाह कौन हुआ? सबसे महान मुगल बादशाह अकबर है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसी फैक्ट हैं जानने के लिए, जानना जरूरी हो तो ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अच्छी ट्रिक है, मैंने भी इससे याद किया हुआ है। कोशिश करूँगा ट्रिक सरल हो ताकि सब याद कर सके उस चीज़ को। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगला वीडियो जब आएगा देखेंगे उसमें, मतलब आधुनिक भारत तो चल ही रहा है धीरे धीरे, कोशिश होगी जल्दी जल्दी आधुनिक भारत के जो रियल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ाने का प्रयास हो। और कोशिश ये रहेगी ट्रिक भी ज़्यादा ना बताएं, एक या दो ट्रिक ही बताऊं ताकि आप लोग उसको पढ़ सको, याद कर सको, समझ सको। इसी एक ट्रिक ये मैंने आपको बताई तो ये आपको याद रहेगी। एक ट्रिक पिछली बार दो तीन ट्रिकें बताई थी शॉर्ट याद करने के लिए, और ट्रिक ऐसी ही रहेगी, या तो ट्रिक बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे जो याद करने में आसान हो, वरना ना बनाएंगे। ज़बरदस्ती की ट्रिक बना के कोई फायदा नहीं।
इससे आपके शासनकाल सबके क्लियर हो जाएंगे, क्रम में बन जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू इतना समय देने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक